हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा हिंदी की संवैधानिक स्थिति और क्लास नंबर रहेगी 5। और आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। TGT PGT एस्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव पेपर दोनों के लिए। और इसी के साथ साथ मेरे पास एक मैसेज भी आया था कि मैम जो उत्तराखंड का टेट है वो भी सेम है, तो उनके लिए भी सेम सिलेबस है, तो उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को समझेंगे कि ये है क्या। देखो, इसमें सारी, जैसे कि हिंदी का टॉपिक मैंने बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया था, और हिंदी के जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए और पिछले 2022 में भी मैंने TGT PGT एस्टेट दिया था और दोनों मेरे क्वालिफाई भी थे, तो तब एक प्रश्न पूछा था। तो मैंने सोचा कि ये जो कंटेंट है बहुत कम लोग इसे समझाते हैं या पढ़ाते हैं, और यहाँ से एक प्रश्न जो है TGT एस्टेट या PGT एस्टेट दोनों में एक एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। और प्रश्न क्या था, एक ये संविधान की एक शायद कुछ ऐसा, जब ये आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे प्रश्न कैसे पूछा गया था। संविधान में जो संशोधन था शायद कुछ 1963 में जो संशोधन हुआ था, इसके हिसाब से कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो एस्टेट वालों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी होती है। देखो, प्रश्न आपसे 150 हिंदी के जो है 60 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन 60 में से कम 30 के आसपास जो प्रश्न है आपके लिटरेचर में से पूछे जाते हैं, और भाषा से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने हिंदी की बोलियां पढ़ ली, हिंदी का वर्गीकरण पढ़ लिया तो आपका वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके पीछे मैं बता देती हूँ कि कई सारे टॉपिक हम करेंगे, जैसे कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति, और उसके बाद पढ़ेंगे हम राजभाषा, और राजभाषा क्या होती है ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, ये सारी हम पढ़ेंगे जिसे हम हिंदी के विविध रूप कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति पढ़ेंगे। संवैधानिक जो शब्द है ये संविधान से बना है। किससे बना है? संविधान से बना है। जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है तो इसकी जो पहला स्वर होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो संवैधानिक इसी से बना है, संविधान शब्द से बना है। अब संविधान आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था, और उस समय हिंदी के बारे में भी, लैंग्वेज के बारे में भी बात की गई थी। तो हिंदी का संविधान के अंदर, जैसे कि आपको पता है, कई सारे भाग हैं, कई सारे अनुच्छेद हैं। तो हम बात करेंगे कि हिंदी का जो जिक्र है संविधान के अंदर वो कौन से भाग में किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, और कितने अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, ये सब बातें हम थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे। और उस सब हम ये भी देखेंगे कि जब हमारा संविधान बना था तब 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी भाषाएं थी और आज हमारी कितनी भाषाएं हैं। आज आपको पता है कि लगभग 22 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया है। तो 14 के बाद जो 8 भाषाएं बढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी 8वीं अनुसूची में कब कब शामिल की गई, इन सभी से हम पढ़ेंगे, और सभी महत्वपूर्ण है ये। और ये जो वीडियो है KVS, DSSB, NVS, हर जगह से यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, चाहे हिंदी का कोई भी एग्जाम हो। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी जो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। और 14 सितंबर, आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो 16 सितंबर है, और सभी को पता है कि 14 सितंबर गया था, और 14 सितंबर को हम ये लगा लेते हैं, अपने पोस्ट भी लगा लेते हैं, मैसेज भी भेजते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण किसी को नहीं पता होता, बहुत कम होते हैं जिनको पता होता है।
तो ध्यान रखना है कि हिंदी को राजभाषा का, राज्य की भाषा, राजभाषा, ध्यान रखना है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये बात नोट करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के भाग 5, 6, 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। तो संविधान के अंदर कितने भाग हैं लगभग, तो संविधान के अंदर अगर हम बात करें तो 22 भाग हैं। जैसे कि कुल आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अंदर ये जो भाग दे रखे हैं आपको ये समझना है। जैसे कि एक आपकी किताब होती है, उसको कई भागों में, कई अध्यायों में इस प्रकार से बांटते हैं और अध्याय के अंदर आपके उपविषय होते हैं, यानी कि टॉपिक में बटा हुआ होता है। उसी प्रकार से अगर संविधान को हम एक किताब के रूप में लें तो उसके अंदर 22 भाग हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। अब 395 अनुच्छेद के अंतर्गत जो इसके अनुच्छेद है उनके सब पार्ट कर करके अब तो काफ़ी सारे अनुच्छेद हो रहे हैं। तो इतना आपको आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए है कि ये भाग कहाँ से आ गया। तो ध्यान रखना है कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके अंतर्गत संविधान के अंदर 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और इसके अंदर सब अनुच्छेद और भी बहुत हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। आपसे पूछ ले, प्रश्न यहाँ से लाजमी है बनना कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो भाग 5, 6 और 17, 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। ठीक है, भाग जो 17 है उसका जो शीर्षक है वही राजभाषा है और आज हम पढ़ भी रहे हैं राजभाषा। इस भाग में 4 अध्याय हैं। देखो मैंने बताया था ना, जो भाग नंबर 17 है, टोटल भाग 22 हैं, उसमें से 17वें भाग के अंदर जो शीर्षक है वो राजभाषा का है। तो इस भाग में कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। जो अनुच्छेद तो जो 4 अध्याय है वो कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद को कवर करते हैं, तो उसमें अनुच्छेद आता है 343 से 341। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में राजभाषा का जिक्र किया गया है, यानी कि राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो वो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। अब आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि 343 में राजभाषा के बारे में क्या बताया है, 344 में क्या बताया है, 345 में क्या है और इस तरीके से 351 तक हम पढ़ेंगे। ये मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से विख्यात है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120, 1 और 210 हैं, जिनमें संसद एवं विधान मंडलों की भाषा संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब ये प्रश्न तो हो सकता है आपसे ना भी पूछें कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद एवं विधान मंडलों की भाषा संबंधी विवरण दिया गया है। अगर पूछ भी ले तो वो अनुच्छेद है 120, 1 और 210। देखो, जब आपको कोई भी परीक्षा क्वालिफाई करनी है, पास करनी है, तो उसका एक एक नंबर जो है ना आपको इधर उधर से बहुत ही जुटाना पड़ता है पढ़ करके। तो ये टॉपिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे दृष्टिकोण में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, राजभाषा संबंधी संविधान के कौन कौन से भाग में है। भाग पूछे तो 5, 6 और 17। और 17 राजभाषा शीर्षक कौन से भाग में है, तो वो 17 में है, भाग नंबर 17 में है। और अनुच्छेद पूछे कि राजभाषा संबंधी कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 343 से 351 है। ठीक है, अब अनुच्छेद 120 और 100 जो मैंने बताया, अनुच्छेद 120 है उसका सब पार्ट 1 कर दिया और 2 कर दिया, 2 में और बांट दिया। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे अभी मैंने बताया था कि संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि मतलब संसद जो है अपना कार्य दोनों भाषाओं में कर सकती है। और आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।
वे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप हिंदी के अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो काफ़ी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 120(1) में मैंने बताया था कि संसद में कार्य जो है कौन सी भाषा में होने चाहिए, तो उसमें ये कहा गया है कि संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में अपने विचार रखने में असमर्थ है तो जो उसकी मातृभाषा है उसमें भी जो उस सभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति या फिर लोकसभा का जो स्पीकर होता है या अध्यक्ष होता है, वो उसको अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 120(1) में। तो ये थोड़ी सी आपके लिए कम महत्वपूर्ण है, अगला टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी बातें भी जब हिंदी से संबंधित हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 120(2) उपबंध में क्या कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, मतलब कोई और उपबंध न बनाया जाए, तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ये अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या तो हिंदी या अंग्रेजी कोई एक शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो, अर्थात 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। जैसे कि कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी तो मैंने आपको बताया था, इसका आप ऐसे समझेंगे कि जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि आगामी 15 वर्षों तक, यानी कि आगामी 15 वर्ष 1965 में होते हैं उस समय से लेकर, तो आगामी 15 वर्षों तक कार्य हिंदी या अंग्रेजी दोनों में होता रहेगा। लेकिन 15 वर्षों के बाद ये कह दिया जाएगा इस उपबंध के अंदर कि 26 जनवरी 1965 से संसद का कार्य केवल हिंदी में होगा। ठीक है, तो आप या तो ये शब्द जो है हटा दिए जाएंगे हिंदी या अंग्रेजी। लेकिन 15 वर्ष बीत गए और 15 वर्ष बीतने के बाद भी स्थिति वैसे की वैसी है, चाहे संविधान में कुछ भी लिखा गया हो। तो आप समझ गए होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद नंबर 210(1) में कि, तो ये तो हमने पढ़ लिया था। अनुच्छेद 210 में क्या, देखो 210(1) अलग है, 210 अलग है, 210(2) अलग है। तो 210 अनुच्छेद में क्या कहा है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य, एक का ही हवाला दे रहा है यहाँ पर कि अनुच्छेद 210(1) में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे कहा गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष, ये बात कही गई है अनुच्छेद 210(1) में। ठीक है कि अब ये बात, पहले तो हमने बात करी थी केंद्र सरकार के बारे में, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र किया था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं राज्य की, जो कि अनुच्छेद 210(1) में ही कहा गया है कि क्योंकि राज्य के अंदर हमारी विधानसभा होती है। ठीक है, और अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वह लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो सेम वही बात है कि विधानसभा के अंदर भी अगर हिंदी में या अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। और आगे ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, सेम वही बात है कि अपनी मातृभाषा में बोलने में असक्षम है, तो विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का जो सभापति है वो उसे अपनी मातृभाषा में अपने विचार प्रकट करने का जो परमिशन है वो दे सकता है। तो ये 210 के बारे में था। ठीक है, अनुच्छेद 210 में। और ठीक है, जैसे 201 में कहा गया है, 210(1) में कहा गया है केंद्र सरकार के बारे में भी और राज्य सरकार के बारे में भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से हमारी काम की बात शुरू होती है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हम पढ़ेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो 343 में क्या बात कही गई थी? संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो वो है अनुच्छेद 343। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, तो और आपसे 3-4 हेडिंग बना देंगे और एक हेडिंग ये डाल देंगे कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंक प्रयोग किया जाते हैं वही भारतीय अंकों का भी
प्रयोग किया जाएगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए यानी कि शासक यानी कि प्रशासन, प्रयोजन मतलब काम, जो प्रशासन के काम है उसके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। तो ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हमारे संघ की जो राजभाषा है, भारत को एक संघ कहा गया है, कि उसकी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। और आगामी 15 वर्षों तक क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए हम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात 343 के अंदर कही गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 344। तो अनुच्छेद 344 में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ में 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक, ध्यान से सुनना, इसमें अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष यानी कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और उसके आगामी आरंभ के 5 वर्ष यानी कि 55 तक, 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। ठीक है, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, 344 में एक बात कही गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष के बाद यानी कि 5 साल बाद राष्ट्रपति एक समिति का गठन करेगा, समिति नहीं, एक आयोग का गठन करेगा और वो आयोग इस बात पर सुझाव देगा कि हिंदी के प्रयोग के विस्तार, की हिंदी का प्रयोग किस किस प्रकार से होना चाहिए, इस पर सुझाव देगी वो आयोग समिति जो 5 साल बाद बनेगी। जैसे किन, और वो सुझाव किस प्रकार के होंगे, जैसे कि किन किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, कोर्ट कचहरी जो हैं इनमें कैसे हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात है 344 के अंदर कि न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। मतलब आरंभ के 5 साल बाद जो समिति आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति, वो आयोग हिंदी के विस्तार पर विचार विमर्श करेगा, बताएगा, सुझाव देगा कि हिंदी के प्रयोग को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और अंग्रेजी का प्रयोग हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। इसी प्रकार का आयोग जो है संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। मतलब ये कहा गया था कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो ये कहा गया था कि एक आयोग तो 5 वर्ष बाद बनेगा और एक आयोग इसी प्रकार से 10 वर्ष बाद बनेगा। तो ये सब जो प्रयास थे वो हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बने थे। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा अहिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। मतलब जो आयोग बनेंगे एक 5 साल बाद और एक 10 साल बाद, तो जो ये आयोग की जो सिफारिशें होंगी ये लागू करेंगे अपनी सिफारिशें, और इन्हीं सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति होगी जो उस आयोग को, राष्ट्रपति को जो है उस विशेष समिति, जो ध्यान से सुनना, जो 5 साल और 10 साल बाद जो समिति बनेंगे, जो आयोग बनेंगे, उन्हीं आयोग की सिफारिशों पर और संसद की भी एक विशेष समिति बनाई जाएगी। वो राष्ट्रपति को राय देगी कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है, इस प्रकार के हिंदी के प्रसार और प्रचार को लेकर क्या कुछ हम कर सकते हैं, इस प्रकार की राय देगी संसद की एक विशेष समिति। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा और फिर उस पर विचार विमर्श करके जो संसद की समिति राय देगी उस पर विचार विमर्श करके राष्ट्रपति जो है कुछ निर्देश जारी कर सकता है। तो ये बात कही गई थी 344 के अंदर। 344 में याद रखना कि राष्ट्रपति की आरंभ के 5 सालों में और 10 सालों में एक आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की उसमें, और ये जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संसद की समिति के साथ कुछ सुझाव करेंगे। ठीक है, और इन्हें राष्ट्रपति कुछ निर्देश जारी कर भी सकता है। तो ये कुछ है इसमें।
अनुच्छेद 345 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल, अब मुझे पता है किसी को तो विधानमंडल और विधानसभा यही समझ में आ रही होगी, तो विधान शब्द आप याद रखना, ये राज्य के अंदर होता है जिसे, ठीक है। और जो संसद होती है वो हमारी केंद्र स्तर पर होती है जिसमें पूरे भारत की बात होती है, और विधानसभा में यार विधानसभा जो है एक राज्य की एक होती है। तो जो विधायक चुने जाते हैं वो विधानसभा से, और जो यहाँ पर सांसद चुने जाते हैं वो संसद की लोकसभा और राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर, और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। और विधानसभा बनती है आपके जो विधायक होते हैं, जैसे हरियाणा की विधानसभा के अब इलेक्शन होने वाले हैं, 90 सीटों पर चुनाव होंगे और इसके अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। तो ये विधानसभा का मैंने थोड़ा सा आपको बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो विधानमंडल, विधानसभा की जहां भी बात हो वो राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। मतलब ये कह रहा है कि अनुच्छेद 345 के अंदर राज्यों की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वो जो है ना उस राज्य में जो प्रयुक्त हो रही है वो भाषा या कोई और भाषा को भी स्वीकार कर सकता है शासकीय कार्यों के लिए। यानी कि जो प्रशासन, ध्यान से सुनना, जो विधानमंडल है, राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य के लिए किसी भी भाषा को स्वीकार कर सकता है उसके राज्य के शासकीय कार्यों को पूरा करने के लिए। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। तो इसमें किसकी कमी आप समझते हैं? हम अपनी विधानसभा की ही कमी समझते हैं, हमारे राज्य की जो विधानसभा है उसी की कमी समझते हैं। अगर इस पर विचार किया जाता तो शायद हिंदी अपना स्थान अभी तक ले लेती, लेकिन विधानसभा में इस प्रकार की कोई चर्चा की नहीं जाती है, कोई खास प्रयोग जो इसको हिंदी को आगे बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के काम किए नहीं जाते हैं, इसलिए अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो यथावत किया जा रहा है। अनुच्छेद 346 के अंदर क्या है कि अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और एक दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। मतलब क्या है? अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित, यानी कि संघ ने जो भाषा निर्धारित कर दी, निर्धारित भाषा एक राज्य से दूसरी राज्य के बीच और एक राज्य से संघ की सरकार के बीच की पत्र आदि की राजभाषा होगी, ठीक है। यदि दो या दो से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करने चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा दो राज्य हैं, या राजस्थान लगा लो, ये आपस में कोई पत्र व्यवहार करते हैं या कोई बातचीत करते हैं तो ये जो है ये परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार कर सकते हैं अपनी आपसी सहमति पर, ठीक है। तो ये था 346 के अंदर। और 347 के अंदर है अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। देखो इसमें क्या कहा गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या ये चाहती है, पर्याप्त जनसंख्या मतलब वहाँ की जनसंख्या का लगभग हिस्सा ये चाहता है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको भी उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। जैसे कि मान लो हम हरियाणा में हिंदी भाषी हैं और हमारे हरियाणा के अधिकतर जनसंख्या अंग्रेजी बोलने लगे और बाद में ये सभी लोग मिलकर ये डिमांड करें कि हमारे राज्य की दूसरी जो भाषा है वो अंग्रेजी बनाई जाए, तो ऐसी स्थिति में बना सकते हैं अगर राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त हिस्सा ये बात कहता है तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 347 के अंदर। अनुच्छेद 348 आता है, आपको एक एक लाइन में ध्यान रखनी है, ये बात बस अंडरस्टैंड करनी है कि 347 में क्या कहा गया है, 348 में क्या कहा गया है। 348 में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे
तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी में होगी। देखो 338 में ये देखो, शुरू में जब आपने पढ़ा था कि संसद जो है ना, संसद की एक समिति बनेगी और वो समय समय पर विचार विमर्श देगी, क्या भाषा हिंदी होनी चाहिए या अंग्रेजी होनी चाहिए, जो भी वो अपने विचार रखेंगी। लेकिन जब तक संसद अगर कोई इस प्रकार के विचार नहीं रखती है, तब तक जो हमारा उच्चतम न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है, उसकी सभी जो कार्यवाही हैं वो अंग्रेजी में होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल अंग्रेजी में ही होंगी। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 348 के अंदर कही गई हैं। तो ये कुछ यहाँ से प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि संसद के प्रत्येक सदन, तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल, अब विधानमंडल, हर राज्य के अंदर भी एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है, एक विधान परिषद होती है। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जैसे हमारे हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, केवल एक ही ये संघ है, विधानसभा ओनली। तो ऐसे में क्या है, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी विधेयक या उनके प्रस्तावित संशोधन, तो ये आपके काम की बात नहीं है, इसे आप पढ़ें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अनुच्छेद नंबर 349 में देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। जितना ही उतना ही बताऊंगी जितना यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर मैंने प्रीवियस ईयर के देखे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको दिया जाएगा। अनुच्छेद 349 के अनुसार देखो, यूजीसी नेट में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी एस्टेट में भी। संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक का संशोधन प्रस्तावित करना चाहती है तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। 349 में क्या कहा गया है कि यदि संसद यानी कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई प्रस्ताव संशोधन करना चाहती है, जो पहले से कुछ भी राजभाषा के बारे में दिया गया है उसमें अगर कोई संसद यानी संशोधन यानी कि कोई बदलाव करना चाहती है, तो इससे पहले जो संसद है उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और अन्य सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही उसको मंजूरी दे दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। राष्ट्रपति का आयोग बनता है, जैसे पहले बात की थी, और राष्ट्रपति आयोग की भी बात करेंगे। जो पहला राष्ट्रपति आयोग बना था 1955 में बना था, बीसीजी खेर की अध्यक्षता में बने थे। 19 सिफारिशें इसमें लागू की गई थी और 20-21 इसके सदस्य थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, लेकिन इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया है, 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। मतलब 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो अल्पसंख्यक है, मतलब जो भाषा बहुत ही कम बोली जाती है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा, यानी कि राष्ट्रपति करेगा ये सारे काम, जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय बताएगा। जैसे कि अल्पसंख्यक, जैसे क्या बताऊं मैं आपको, जैसे कि कोई एक भाषा लीजिए जिस पर बोलने वालों की संख्या बहुत ही कम है, तो सरकार क्या करती है, उसको बचाने का प्रयास करती है। ठीक है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, जैसे कि अब कोई क्लास 7th है और 7th क्लास में एक भाषा है जैसे सिख भाषा, जैसे पंजाबी पढ़ने वालों की संख्या बहुत ही कम है, हरियाणा के अंदर बात करें तो ऐसे में क्या करती है कि अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनको ही उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करती है। ठीक है। अनुच्छेद 351 इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या कहा गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए, देखो यही सारा बात कहा गया है। अनुच्छेद 341 में हिंदी के प्रचार और प्रसार को लेकर कहा गया है कि हिंदी का विकास किया जाए और हिंदी का विकास करने के लिए जैसे कि उसके शब्दों में और उसके रूप, उसके शैली, पदों में, ये सब जो है इनके बारे में इस अनुसूची 8वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है।
जहाँ आवश्यक हो वहाँ पर वांछनीय परिवर्तन भी किए जाने चाहिए। ठीक है, जैसे शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। मतलब शब्द वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः मतलब अन्य भाषाओं से भी उनके कौन से शब्द जो हैं हिंदी में शामिल किए जाने चाहिए, कौन से नहीं किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से सारे जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 351 के अंदर बताए गए हैं। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, अब कितनी हैं, जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी। ठीक है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक। संविधान में कुल भाषाएं, तो संविधान की एक पूछ ले कि संविधान में भाषाओं का जिक्र कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी, अब नहीं है, पहले थी। 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिंधी जो भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं में कब शामिल किया गया। तो 14 से अब कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। तो सिंधी को कब शामिल किया गया था, 67 में कौन से संविधान संशोधन के अनुसार, 21वीं संविधान संशोधन के अनुसार और अधिनियम 1967 के अनुसार सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब ध्यान देना, पहले थी 14, फिर एक जोड़ी गई सिंधी और 3 यहाँ पर जोड़ दी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब जोड़ी, 1992 में 8वीं अनुसूची में जोड़ दी गई। कौन से संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन। तो ध्यान रखना है 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा जुड़ी, सिंधी। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर आपको याद नहीं होता इसको नमक से याद रख सकते हैं, नमक और मिला दिया भाई, न, मैं, क, ऐसे ही मैंने कर रखे थे ये। और कब, 1992 के तहत। 8वीं अनुसूची में अब कितनी होगी, 14 तो थी, एक सिंधी 15 और 3 और जुड़ गई, तो 15 और 3 18 हो गए। अब 4 भाषाएं और बच गई, तो 4 कब जुड़ी उनको और देख लेते हैं। तो 92वें संविधान, पहला संविधान संशोधन 21वां, फिर 71वां और फिर 92वें संविधान संशोधन, या कि 3 संविधान संशोधन में 8 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली। तो ये मैंने ट्रिक नहीं, मैंने ऐसे ही चारों याद कर रखी थी, वैसे मैं ट्रिक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैथिली, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली, ऐसे याद रखना। वैसे ये 3 के नाम है, मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो, ऐसे याद कर रखे हैं। शामिल किया गया कब, 2003 में। कौन से संविधान संशोधन, 92। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। उसके बाद एक और आता है, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि 22 की 22 कौन कौन सी हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान में है। तो संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है। बताया था ना मैंने, 343 से लेकर 351 तक। तो 344(1) और 351 में 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है, जो संख्या में 22 हैं। वो 22 कौन कौन सी हैं, असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, ओडिया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, नेपाली, फिर वो सारे जोड़ दो, यहाँ पर वो नहीं आई है। 4 तो मैंने ये बताई थी आपको। देखो 14 तक तो यहाँ पर दे रखी हैं, 14 तक तो ये दी हुई है। फिर 3 वो जोड़ो, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 4 ये जोड़ दो, ठीक है, और एक सिंधी। तो ये कुछ यहाँ पर रह गई हैं, ये स्क्रीन यहाँ पर नहीं है। ये देखो 22 की 22 यहाँ पर दे रखी हैं। जो 4 लास्ट में जोड़ी थी, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी, ये 4 एक साथ याद करो।
कोंकणी जो नमक बताई थी वो तीनों एक साथ करो, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये तीनों एक साथ करो, 7 होगी। सिंधी होगी, ऐसे याद करने का तरीका बता रही हूँ। फिर हिंदी, उर्दू और पंजाबी, इनको एक साथ ले लो, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। उसके बाद ये मलयालम, कन्नड़, ये एक साथ ले लो, दक्षिण वाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़, ठीक है। फिर ये कश्मीरी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, 1-2 बार आप इन्हें लिखकर देखना, आपको याद हो जाएंगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही था दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और कमेंट का ये प्रश्न भी है कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर जरूर देना है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।